जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन इस शुभ वेला में अमृत काल में जम्बू द्वीप दिव्य भव्य भारत जम्बू टॉक्स कॉन्फ्लुएंस तृतीय वर्ष में प्रवेश कर चुका है और दूसरा वार्षिकोत्सव दूसरी कॉन्फ्लुएंस 2022 की ये है। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। अमृतकाल में जम्बू द्वीप ये इस बार की केंद्रीय थीम रखी गई है। आज इसका पहला सत्र होने वाला है। गत वर्ष 2021 में हमने किया था पुनश्च जम्बू द्वीप आखिर कब मिटेंगी, गोरों की खींची लाइनें। बहुत सफल वो एक पूरी श्रृंखला रही थी। उस श्रृंखला की जो प्लेलिस्ट है वो हमारे चैनल पर उपस्थित है, मौजूद है। आप उसे जरूर देखिएगा, बहुत काम की है। और इस बार जो होने वाला है उससे भी जरा बड़ा खेला होवे, ऐसा कुछ होने वाला है। पहला सत्र अपने आप में बहुत विशेष होने वाला है। 21वीं सदी की भू राजनीति में उभरता भारत। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि 2 साल पहले शुरू हुआ ये सिलसिला कैसे अविराम अनथक लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अगर मैं प्रोफेसर रामेश्वरम मिश्र पंकज जी और प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी के शब्दों में कहूं तो आपके पूर्व जन्म की पुण्याई ये है जिसके कारण से, या फिर संचित कर्म जो है जिनके कारण से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने आप को इस योग्य नहीं मानते, लेकिन हमारे हाथों से हमें निमित्त बना करके ये कर्म करवाया जा रहा है, हम कर नहीं रहे ऐसा हम निश्चित मानते हैं। आप सभी से अनुरोध है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। जब जम्बू थॉट कहता हूं, इस विचार की बात करता हूं। ये विचार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस विचार को आगे लेकर के जाइए, क्योंकि हमारा मानना है कि अमृत काल में यानी कि 2022 से 2047 25 वर्षों में भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं का विस्तार होना तय है। गत वर्ष के उद्घाटन भाषण में पूज्य स्वामी रामदेव जी ने यही बात कही थी। और इस बार इसीलिए हम अमृत काल में जम्बू द्वीप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये होगा। और कहना सामान्य बात नहीं है, ताल ठोक के कह रहे हैं। अगले 5 दिन तक लगातार 30 भाषणों में ये बात कही जाएगी, और बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। हम और आप बात करते रहेंगे, बात करते रहेंगे तो बात बन जाएगी। और ये बात बनेगी तो मानवता के लिए बनेगी, पूरे विश्व के लिए बनेगी। और इस विश्व में उदाहरण बन के प्रस्तुत होगा हमारा देश भारत। और जम्बू टॉक्स उसके लिए एक माध्यम बन के प्रस्तुत होगा। अहो भाग्य हमारा जो ऐसा शुभ अवसर हमें भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने, माँ जगदम्बा ने दिया। आप सभी से अनुरोध है, इस चैनल को अपनी योग्य सहायता, अपना सहयोग, अपना समर्थन अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये अवश्य करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, बगल वाला बेल आइकन एक्टिवेट करें, हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, उसे पूरा कार्यक्रम जो है वो देखें। और आपको लगता है जो है भी कि देश और धर्म के लिए हम जो अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें हमें आर्थिक सहयोग देके धर्मांश पत्रम पुष्पम के माध्यम से हमारे हाथ जो है वो सशक्त बनाइएगा। आप चाहें तो इन 30 सत्रों में कोई सत्र आप प्रायोजित भी कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी आप तक पहुंच ही रही है, आप ढूंढ ही लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई आज के हमारे कार्यक्रम की अतिथि, परम विदुषी, एक बहुत तेजस्वी और ओजस्वी वक्ता, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी का। दीदी आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ और सबको नमस्कार। और निधीश जी, आपको देखकर ये लगता है कि युवा भारत अंगड़ाई ले रहा है, वस्तुतः अमृत काल है। और तभी आपने अपने चैनल का नाम सूझा आपको जम्बू टॉक्स। तो पुनश्च जम्बू द्वीप से अमृत काल में उभरता भारत। तो मेरे पास हरदम 1 घंटे का समय कम रहता है, हरदम मैं तेजी में रहती हूँ। तो आज फिर तेजी में हूँ। पहले कुछ मोटी मोटी बातें बताऊंगी, फिर उसके एविडेंसेस दूंगी। स्वाभाविक है, एविडेंसेस मैं यूरोप और अमेरिका के सीट ऑफ नर्व से दूंगी, सीट ऑफ पावर से दूंगी, कुछ भारतीय संदर्भ भी दूंगी, और तब तक 1 घंटा हो जाएगा। तो पहले मोटी बात, भारत, कौन सा भारत? 15 अगस्त 1947 के बाद का भारत भी दुनिया का सबसे बड़ा स्वाभाविक
नेशन स्टेट है, राष्ट्र राज्य है, दोनों ही अर्थ में। 15 अगस्त 1947 वाला भारत, जिसे पाकिस्तान भी गया, बांग्लादेश भी गया, अफगानिस्तान भी गया, क्या क्या गया और क्या क्या लौट रहा है, अभी हम आज चर्चा करेंगे। इस 15 अगस्त 1947 का भारत राष्ट्र नहीं, भारत राज्य। राष्ट्र तो चिन्मय सत्ता है, वो विराट है, उसमें खंडन विखंडन नहीं होता है, केवल राज्य स्ट्रक्चर और रिस्ट्रक्चर होते रहते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को भारत राष्ट्र में एक छोटा सा भारत राज्य रहा। ये भारत राज्य भी दुनिया का सबसे बड़ा स्वाभाविक नेशन स्टेट है। दो अर्थों में, या पहले हम एक ले, क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में यानी 15 अगस्त 1947 के बाद से लेकर आज तक 6 हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से इस 15 अगस्त वाले 1947 वाले भारत से बड़े हैं। ये 6 अस्वाभाविक नेशन स्टेट हैं। ये आर्टिफिशियल है, ध्यान दीजिएगा, ये अस्वाभाविक, ये आर्टिफिशियल है, ये आर्बिट्रेरी है, और इसीलिए ये इलीगल है, और इसीलिए ये ट्रांजिटरी। अब आइए फटाफट, ये 6 कौन बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। कनाडा कल का बना, कनाडा नाम की किसी जीव जंतु को हम 19वीं शताब्दी में नहीं जानते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर्टिफिशियल क्रिएशन, वहां के मूल निवासी मार दिए गए, जो थोड़े हैं वो बाड़े में बंद है, और उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो मुकदमे दायर कर रखे हैं, किसके खिलाफ? इस यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ। उनके फैसले उसी प्रकार रुके हुए हैं जिस प्रकार अयोध्या का फैसला रुका हुआ था। कारण, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पता है इंटरनेशनल कोर्ट जो फैसला देगा वो इस यूनाइटेड स्टेट्स जो एक्सटेंशन ऑफ यूरोप है इसके खिलाफ होगा। तो दो अस्वाभाविक आर्टिफिशियल नेशन स्टेट जो वर्तमान भारत से बड़े हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राजील। फिर ये गोरों का क्रिएशन है, यूरोप वालों का क्रिएशन है, 3। चौथा ऑस्ट्रेलिया, कोई नेशन स्टेट नहीं है, एक थोड़े से टुकड़े में इनका कब्जा है, और उस कब्जा में ये तो अभी भी इंग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ ही है। 2 और एशिया में जिन पर विशेष चर्चा होनी चाहिए, एक जिसको अभी रूस कहते हैं, दूसरा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये दोनों नेशन स्टेट भी नहीं, ये दोनों कम्युनिस्ट क्रिएशन है एक, और एक कम्युनिस्ट क्रिएशन का टूटा हुआ हिस्सा है। सोवियत रूस से टूटा हुआ रूस है, जिन्होंने थोड़ा बहुत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 20वीं शताब्दी को भी पढ़ा होगा। एक मामूली सी किताब, साधारण सी किताब मेरे हाथ में साल भर पहले आई, फिर शैलेंद्र जी ने दोबारा कहा तो दोबारा मैंने लिया। ये आप लोग पढ़ लीजिए, द सिल्क रोड अ न्यू हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। ऐसी सैकड़ों किताबें हैं जो बताती है 19th सेंचुरी में रूस कहाँ था। इतना सा 19th सेंचुरी में ये अचानक फैलना शुरू होता है। फैलना क्या है? कोलोनियलिज्म। जब इंग्लैंड फैलता है, जब फ्रांस फैलता है, स्पेन, पोर्चुगाल फैलता है, तो कम्युनिस्ट गाली देते हैं कैपिटलिस्ट, इंपेरियलिस्ट। और जब रूस फैला है, पूरा का पूरा जो इससे ये जो 5 निकले हैं स्थान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 स्थान 1990 में उसी से निकले हैं। फिर इधर यूक्रेन निकला है, उधर यूरोप की तरफ के 8, 10, 12 निकले हैं, 16 या 14 शायद निकले हैं। लेकिन ये जो रूस का बहुत बड़ा जो एशियाई विस्तार है, ये तो रूस नहीं है। 12वीं 13वीं शताब्दी में आप किसी रूस का नाम सुनते हैं क्या? एक जो इवान द टेरेबल का नाम सुनते हैं, ये मंगोलों का गुमास्ता है ना टैक्स कलेक्ट करने के लिए। इसके लिए ज्यादा इतिहास की जरूरत थोड़ी है, कम से कम किनको? जो ओपिनियन मेकर हैं,
मीडिया यूनिवर्सिटी एकेडमिया वगैरह में है, ओपिनियन मेकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो डिसीजन मेकर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी और लेजिस्लेशन वाला पार्ट जिसको हम संसद वंसद पार्लियामेंट विधानसभा विधान परिषद कहते हैं, यानी एक 10-5 लाख आदमियों को ये पता होना चाहिए कि 19वीं सेंचुरी में इन हिस्सों में ये रूस नाम का देश जो 14वीं 15वीं में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मॉस्को नाम के शहर का नाम आप 14वीं शताब्दी तक कहीं लिखा हुआ नहीं सुनेंगे, इस पर हम नहीं जाएंगे। तो ये जार ने बहुत बढ़ाया, लेकिन जार के बाद ये जो शिकंजा था, पैशाचिक शिकंजा, ये तो कम्युनिज्म का था। और इसी प्रकार चीन कहना किसको, ये माओ वाले कम्युनिस्ट पार्टी को, ये डेंग वाले कम्युनिस्ट पार्टी को, ये शी वाले कम्युनिस्ट पार्टी को, चीन तो कम्युनिस्ट पार्टी का विक्टिम है ना भाई। चीनियों को किसने मारा, कम्युनिस्ट पार्टी ने मारा। चीन के सन येट सेन को, चीन के चांग काई शेक को तो चीन से भगाया गया ना। ठीक है, भगाने में रोल बहुत बड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। जापान और सोवियत रूस को कंटेन करने के लिए उसको लगा माओ मेरे काम का है। तो ये जो वर्तमान चीन दिखाई दे रहा है, अरे तिब्बत को तो याद करो, 1949 में माओ को टेक ओवर करा रहे हैं। उस टेक ओवर में न तिब्बत है न सी क्योंग है, नक्शे उठा के देख लो। मंगोलिया और मंचूरिया तो वो दो देश हैं जिन्होंने चीन पर, छुटके से चीन पर सैकड़ों साल राज्य किया है। चीन जिसका गुलाम देश है, वो मंगोलिया, वो मंचूरिया और तिब्बत तो 1949 के बहुत बाद चीन के ऑक्यूपेशन में गया है। तो ये दो, रूस और चीन, जो एशिया में हैं, ये आर्टिफिशियल हैं, ये इलीगल हैं, आर्बिट्रेरी हैं और इसीलिए टेम्पररी है, ये जा रहे हैं। तो जो पहला मेरा स्टेटमेंट है, जो विषय है हमारा 21वीं सदी की भू राजनीति में उभरता महाशक्ति भारत, और हमारे नरेंद्र ने इस काल को कहा है अमृत काल। अब चूंकि उनको भारत में बहुत बात करना है, तो वो 1947 का 75वां साल बता रहे हैं, लेकिन जो दिन भर विश्व के रंगमंच पर घूम रहा है उसको पता है ये अमृत काल है, क्योंकि इस 21वीं सदी में जितने आर्टिफिशियल नेशन स्टेट आर्बिट्रेरली और इलीगली 20वीं शताब्दी में खड़े किए गए, वो मेल्ट कर रहे हैं। ये सब हम अमेरिकन विदेश विभाग के पब्लिकेशन सभी आपको सुनाएंगे। तो भारत का बहुत बड़ा हिस्सा, कितना बड़ा, आज के भारतीयों के लिए अनइमेजिनेबल हिस्सा, किंतु अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के विदेश विभाग के एक लेखक रॉबर्ट डी कैपलैन के लिए 2012, आज से 10 साल पहले ये पुस्तक छपी है, लिखने में 3-4 साल लगा होगा, और ये पब्लिक डोमेन की पुस्तक है, यानी इस पर विचार और 5-7 साल पहले हुआ होगा। यूरोप और अमेरिका का, जिसको स्कॉलरशिप कहते हैं, मैं केवल लेखक कहती हूँ और पब्लिकेशन कहती हूँ, ये एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा है। इससे मैं काफी पहले भी बोली हूँ, आज काफी डिटेल में बोलूंगी। ये कह रहा है भारत तो ये है, कहां से कहां तक है, अभी इन्हीं की भाषा में हम आपको बताओ कि करीब करीब पूरा जम्बू द्वीप ही सब गिना दे रहे हैं। तो ये क्यों गिना रहे हैं, भारतीयों को याद दिलाने के लिए, एशियाई लोगों को याद दिलाने के लिए, यूरोप के लोगों को याद दिलाने के लिए, और मूर्ख अमेरिकन को याद दिलाने के लिए। मूर्ख अमेरिकन भी इसी का एक्सप्रेशन है, अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगी। तो जो मैंने अभी कहने का प्रयास किया वो ये किया, लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी या
अभी और बातें आएंगी तो करीब करीब पूरा 20वीं शताब्दी, लेकिन मुख्यतः 1860-70 के बाद और 1920-30 के बीच, यानी करीब 50-60 साल में सैकड़ों, 10, 20, 50, 60 नहीं, सैकड़ों, 100 से ज्यादा सैकड़ों देश बने और बिगड़े। किनके द्वारा? इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, इटली, जर्मनी और सोवियत रूस के द्वारा बने और बिगड़े। और इन्होंने विराट भूभाग में कब्जा किया। खास करके दो कब्जे पर कोई चर्चा नहीं होती है, और वो होता है कम्युनिस्ट कोलोनियलिज्म, कम्युनिस्ट इंपेरियलिज्म, कम्युनिस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ नेशंस। हम भारत पर इंग्लैंड ने कब्जा किया, कब्जा कहाँ किया, कब किया, कैसे किया, मूर्खता की बातें इन्हीं विदेशी लेखकों के द्वारा मैं बात करूंगी। लेकिन कम्युनिस्टों का कब्जा तो अभी भी दिखाई दे रहा है, और इस कब्जे के कारण करीब 16 करोड़ लोग मारे गए। ये आंकड़ा है ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म का। ये पुस्तक मेरे हाथ में नहीं है, आज से 10-12 साल पहले छपी थी, और ये सारे आंकड़े यूरोपियन कम्युनिस्ट लोगों ने, अकेले रूस और चीन में 2012 में छपी है, तो 2009-10 के आंकड़े हैं। 60-70 लाख में 60-70 साल में 16 करोड़ लोग मारे गए। इसका वर्णन कभी अन्य दिन विस्तार से करेंगे। तो केवल यही आर्टिफिशियल देश नहीं है, बहुत छोटे छोटे भी आर्टिफिशियल देश बनाए गए। ईरान, इराक, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, कुवैत, यमन, दो ओमान, सऊदी अरेबिया, और एक वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। बहुत सारे आर्टिफिशियल देश बने। ये आर्टिफिशियल हैं, इलीगल हैं, आर्बिट्रेरी हैं। किनके द्वारा बनाए गए? शुरू में इंग्लैंड और फ्रांस, बाद में सोवियत जर्मनी बीच में था, लेकिन जर्मनी हार गया। बाद में सोवियत रूस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये चार मुख्य हैं, दो एक और। मोटा मोटी यूरोपियंस के द्वारा ये देश बनाए गए। क्यों बनाए गए, इसको 5 मिनट समझना जरूरी है। 1870 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा है। 300 टुकड़े में बटा हुआ, कितने टुकड़े में नहीं पता, और भी ज्यादा है। करीब 300 टुकड़ों को इकट्ठा करके एक जर्मन नामक देश बनता है। और इधर जापान में जो अमेरिकी लोगों ने उसको मजबूर किया बहुत ही अपमानजनक संधि के लिए, उसके बाद मेजी रेस्टोरेशन होता है, यानी वो अपने एम्परर को लाते हैं, रखते हैं और दुनिया भर के काम करते हैं। तो एक तरफ जापान उभर रहा है, एक तरफ जर्मनी उभर रहा है, और इन दोनों के उभरने का परिणाम क्या है? जर्मनी का लोकेशन कहाँ है? यूरोप के मध्य में। इसके एक तरफ रूस है, एक तरफ फ्रांस है। दोनों जर्मनी से डरे हुए हैं। जर्मनी को दोनों तरफ बढ़ना है, जर्मनी को नीचे भी बढ़ना है। इंग्लैंड से उसको कोई लेना देना नहीं, लेकिन इंग्लैंड को घनघोर टेंशन है। क्यों घनघोर टेंशन है? क्योंकि जर्मनी के बढ़ने का मतलब है इंग्लैंड का ये जो रास्ता है, पहले तो वो आ रहा है केप ऑफ गुड होप से होके, बाद में आता है मेडिटेरियन में घुसता है, स्वेज कैनाल से निकल कर रेड सी में आता है, और रेड सी से इंडियन ओशन होते हुए भारत आता है। भारत के बाद वो आगे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाता है। तो ये सारे मार्ग खतरे में पड़ जाते हैं। जर्मनी की दोस्ती रूस से भी करता है, जर्मनी दोस्ती टर्की से भी करता है, अपने नेबर से। फ्रांस भी रूस से दोस्ती करता है। ये सारे दोस्ती होते हैं, सारे दोस्ती टूटते हैं, सब एक दूसरे पर हमला करते हैं। भूखे भेड़ियों की तरह ये एक दूसरे को नोचते हैं। तो इनकी आबादी कोई 10, 11, 12, 13, 14 करोड़ ज्यादा से ज्यादा है। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 11 से 14 करोड़ के बीच में है। और इनमें से 1 करोड़ तो युद्ध में मर जाते हैं, और 1 करोड़ के आसपास
भूखमरी और बीमारी से मर जाते हैं, सिविलियंस भी मरते हैं। तो 1.5 से 2 करोड़ यानी 10% पॉपुलेशन 4 साल पहली लड़ाई है, 4 साल दूसरी लड़ाई है, 8 साल में मर जाते हैं। और जो इंटर वॉर पीरियड है इसमें भी भयंकर तनाव है। 20 साल का इंटर वॉर पीरियड है। 1919 में लड़ाई खत्म होती है, 1939 में शुरू होती है, 20 साल का गैप है। तो इसमें जर्मनी को कंटेन करने के लिए, उसको थामने के लिए, उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जर्मनी के चारों तरफ छोटे छोटे यूरोपियन नेशन बनाए जाते हैं। ओटोमन एम्पायर जो टर्की एम्पायर या मुसलमानों का एम्पायर या मुनाफिकों का एम्पायर जो है, इसको टुकड़े टुकड़े में करके 20 देश खड़े हो गए, जिनका नाम अभी मैंने गिनाया। इसी प्रकार अफ्रीका में मनमानी ढंग से सीधे लाइन खींच खींच के अनेकों देश खड़े कर दिए। फिर साउथ अमेरिका में देश खड़े कर दिए, एशिया में दुनिया भर के देश खड़े कर दिए। और इन देश खड़े करने की जो खासियत थी, मैं मान के चल रही हूँ कि मैं ये भाषण ओपिनियन मेकर, पॉलिसी मेकर और डिसीजन मेकर्स के सामने बोल रही हूँ, उस दृष्टि से मैं थोड़ा स्पीड में चल रही हूँ। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, नेशन तो गायब है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट किया, लेकिन कहा इसको नेशन स्टेट। इसकी जो खासियत है कि ये झगड़े का, टंटे का, दुश्मनी का, उत्पात का, कलह का कॉल्ड्रॉन है, कड़ा है। किस किस आधार पर? एक कोई क्षेत्र है तो वहां अगर मान लीजिए ये मुनाफिकों मुसलमानों का क्षेत्र है, तो एक ही क्षेत्र में सिया भी है, सुन्नी भी है। सिया बहुल है तो सुन्नी राजा हेड ऑफ स्टेट बना देंगे, सुन्नी बहुल है तो सिया को बना देंगे। फिर जो ये एथनिसिटी वाला मामला है, 2-3 एथनिसिटी को एक साथ डाल देंगे। जो ट्रेडिशनल क्षेत्र है उनमें आधा इधर निकाल देंगे, आधा उधर, आधा इधर। 3-4 भाषा के लोगों को एक कर देंगे, एक तरह के लोगों को 3 टुकड़ों में बांट दे कर देंगे। तो इसका रिजल्ट क्या है? 1920 से अगर शुरुआत करें, 19 में लड़ाई खत्म हुई, 1920 से अगर शुरुआत करें तो 1920 से 2022 तक इन 100 सालों में इन सभी नेशन स्टेट्स में लगातार 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 कलह है। या तो सीधे युद्ध है या युद्ध जैसी स्थिति है। और देश के भीतर, देश तो है ही नहीं है, नेशन नहीं है, स्टेट के भीतर, राज्य के भीतर। और राज्य भी कैसा है? आर्टिफिशियल राज्य है। कई अर्थों में आर्टिफिशियल है। एक क्या अर्थ है? अरे राज्य तो लोग, प्रजा स्वयं अपना राजा चुनते हैं। यहाँ तो राज्य दूसरे ने, इंग्लैंड और फ्रांस और अमेरिका और रूस ने कर दिया। क्यों कर दिया? अगर मिडिल ईस्ट की बात करें, पेट्रोल के लिए, रास्तों की सुरक्षा के लिए। यहाँ तो मेन पेट्रोल और रास्ते की सुरक्षा के लिए। जर्मनी कर रहा है तो अन्न की सप्लाई के लिए, रूस कर रहा है तो अन्न की सप्लाई, मिनरल्स की सप्लाई के लिए कर रहा है, या वार्म वाटर एक्सेस के लिए कर रहा है। और ये चीन को जो किया गया, तो स्टालिन का है कि साहब, पहले तो था कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल होना चाहिए, फिर जब यूरोप में फेल कर गया, ट्रोटेस्की वगैरह वाला मामला हुआ, तो ये हुआ कि अगर नहीं यूरोप तो एशिया में फैलो। एशिया में कम्युनिज्म का बायर कहीं कोई मिला ही नहीं, एक बंदा ही नहीं मिला। वो जिसको चीन कह रहे हैं, जो वस्तुतः भरतवंशी मांचुओं का साम्राज्य है। स्वयं इस कम्युनिस्ट पार्टी चीन वाले के अनुसार, स्वयं यूरोपियंस के अनुसार 1911 तक। और कब से? मिंग के बाद ये चिंग या किंग, जो भी इसका उच्चारण है, ये आया। 300 350 साल इस सो कॉल्ड चीन पर। मंचूरिया, मांचुओं का कब्जा है। वो कौन है? ये भरतवंशी मंजू लोग हैं, हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं। भारतीयों का कब्जा है चीन पर। इनके अनुसार 1911 तक कब्जा है। 1911 में जो अपदस्थ राजा है वो जापान जाता है। 1935 तक कब्जा है। तो ये जो कम्युनिस्ट, ये जो मांचू साम्राज्य, तिब्बत तो इसका पार्ट नहीं है। सिक्योंग का मतलब ही है न्यू टेरिटरी, जिसको मांचुओं के समय भी
वी क्या कुछ कहते थे, जिसका अर्थ होता है पश्चिमी क्षेत्र। तो स्टालिन को इस मांचुओं के साम्राज्य में मार्जिन में कुछ लफंगे मिलते हैं, जो कम्युनिस्ट बनते हैं। कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है वो भी इन लफंगों को नहीं पता। भारत के प्रतिष्ठित कम्युनिस्ट, यानी भारत के प्रतिष्ठित लफंगों को भी कार्ल मार्क्स ने क्या कहा नहीं पता है, लेनिन ने कहा क्या नहीं पता है, स्टालिन ने क्या किया क्या कहा नहीं पता, कहा छोड़ो क्या किया नहीं पता, माओ ने क्या किया, डेंग का तो नाम ही सब शायद नहीं जानते हो, इनको कुछ नहीं पता। तो इन अनपढ़ों का भी मार काट, भयंकर मार काट के साथ बाद में कब्जा लेता है माओ नाम का लफंगा। और कैसा बर्बर लफंगा है। चीन का या मांचू साम्राज्य का मार्जिन का परिया जो है, इसको कब्जा कराते हैं इस पूरे क्षेत्र में कौन, यूनाइटेड स्टेट्स और रूस मिलकर। यूनाइटेड स्टेट्स कब्जा क्यों करा रहा है, 49 में कब्जा करा रहा है माओ को, 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद स्टालिन के जो इरादे हैं उससे अमेरिका थर्रा रहा है। 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी जापान सरेंडर नहीं कर रहा है, जापान पर 2 एटम बम डाला गया, फिर भी जापानीज आर्मी सरेंडर करने को तैयार नहीं है। तो फिर वो कूप रचा गया और एम्परर से समझौता किया गया, उसका क्या ब्रॉडकास्ट कराया गया, जो पूरी कहानी हुई। तो जापान को कंटेन करने के लिए, जापान के मिलिट्री माइट को कंटेन करने के लिए और स्टालिन के कम्युनिस्ट पैशाचिक इरादों को कंटेन करने के लिए मूर्ख रूजवेल्ट और मूर्ख ट्रूमैन, दोनों कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति। मूर्ख मैं कह रही हूँ, वो स्वयं भी जगह जगह कह रहे हैं, अब तो बहुत ज्यादा कहा जा रहा है। ये दोनों इस उम्मीद में कब्जा करा रहे हैं कि माओ कम्युनिस्ट नहीं है, माओ तो डेमोक्रेट है, माओ तो पश्चिम वालों के जैसा होना चाह रहा है, और चांग काई शेक कम काम का है, माओ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ज्यादा काम का है। और फिर तो कैसे मार काट के इन लोग को सब किया है वो अलग कहानी है। तो सार क्या है कि 20वीं शताब्दी की भू राजनीति में जो बड़े और छोटे नेशन स्टेट्स आए हैं वो आर्टिफिशियल हैं, आर्बिट्रेरी हैं, इलीगल हैं और ट्रांजिटरी हैं, मेल्ट करेंगे जा रहे हैं। तो इसका भारत से क्या लेना देना। 21वीं सदी की भू राजनीति में भारत क्यों उभर रहा है, 2-4 मिनट। इन सबों की, यूरोप और अमेरिका वालों की समस्या दो है इस समय। एक जिसको ये कहते हैं आतंकवाद, टेरर, यानी मिडिल ईस्ट इनका प्रॉब्लम है, मुसलमान इनके प्रॉब्लम है, मुसलमान तो कहीं बचे नहीं है, मुनाफिक इनके प्रॉब्लम है। दूसरा चीन, अरे चीन क्यों कह रहे हो, चीन तो कम्युनिस्टों का विक्टिम है। दूसरे ये शी जिनपिंग, डेंग के बाद वाला शी जिनपिंग, ये कम्युनिस्ट डेमोनिक एम्बिशन यूरोप और अमेरिका के लिए प्रॉब्लम है। इन दोनों को सुलझाने के लिए थोड़ी लॉजिस्टिक लगती है मिलिट्री में। तो ये भारत का जो ये पोजीशन है, एक तरफ आतंकवाद, दूसरी तरफ साम्यवाद, जिसको ये विस्तारवाद कहते हैं, यानी आतंकवाद और विस्तारवाद से निपटने के लिए भारत की केंद्रीय भूमिका किस दृष्टि से, भौगोलिक, जियो पॉलिटिकल, भारत में न तो मुसलमानों का राज्य है और न कम्युनिस्टों का राज्य है। तो जिनका राज्य है वो नेचुरल एलाइज हैं 21वीं शताब्दी में भारत के। कौन, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में भारत के राज्य के विखंडन में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। कौन, वही यूरोप के गोरे, जिनमें यूएसए भी शामिल है, जिनमें कनाडा का तो हैसियत नहीं, लेकिन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब शामिल है। इन सब को भारत की केंद्रीय आवश्यकता है।
केवल इनको केंद्रीय आवश्यकता नहीं है, अन्यों को भी है। वो अन्य कौन है? जो चीन से पीड़ित है? बिल्कुल नहीं, चीन से कोई पीड़ित नहीं है। चीन बेचारा स्वयं पीड़ित है, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस बड़े इलाके को कब्जा किया है, स्वयं वो उसको झोंगझुआ, झोंगुआ, झोंगहो, जो भी उच्चारण हो करता है। चीन उसको केवल भारत कहता है। अभी भी आप देखिए, सिनो रशियन रिलेशनशिप, सिनो जापानीज रिलेशनशिप, सिनो अमेरिकन रिलेशनशिप। सिनो क्यों कह रहे हो भाई? अमेरिका चाइना रिलेशनशिप को, अमेरिका रशिया चाइना रिलेशनशिप को सिनो क्यों कह रहे हो? चाइना नाम अभी भी उनके भीतर घुसा नहीं है। पहले कैथे बुलाते थे, उसके पहले कुछ और बुलाते थे, जानते ही नहीं थे इसको। तो इस कम्युनिस्ट पार्टी ने के कब्जे में जो नेशन है वो, और उसके बाउंड्री पर जो नेशन है 14-16, इधर से शुरू कीजिए, कोरिया, जापान, फिर फिलीपींस, फिर ये वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, और बहुत सारे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ऊपर चले जाइए तो रशिया, मंगोलिया, मंचूरिया, फिर ये स्थान वस्तान, और फिर हम भारत। भारत चीन कब पड़ोसी थे भाई? तिब्बत पर किस चीनी का कब्जा था भाई? भारत चीन में कब दुश्मनी थी भाई? चीन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, 1949 के पहले का चीन तो भारत का शिष्य देश है, भारत का मित्र देश है, भारत का अनुगत देश है, भारत का जनपद है। केवल महाभारत काल में नहीं, राजसूय में वर्णन है, राजसूय यज्ञ संपन्न हो रहा है, तब चीन से ट्रिब्यूट्स आ रहे हैं, भेंट आ रही है। जब लड़ाई हो रही है महाभारत की, तब सेनाएं आ रही हैं। और जब जम्मू विनिर्माण खंड में या कौन से खंड में संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं भारत का वर्णन करो, तो चीन भारत का जनपद है। और आज भी 1949 के बाद भी चीन और भारत में कोई झगड़ा नहीं। चीन यहाँ है, भारत यहाँ है, बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, विस्तार है। तो झगड़ा किससे है? झगड़ा है भारत राष्ट्र से पैशाचिक कम्युनिज्म का झगड़ा है। और ये झगड़ा रहेगा, और भारत का सामर्थ्य और इन सब 16-18 इससे प्रताड़ित लोगों का सामर्थ्य कम्युनिज्म को उसी प्रकार नष्ट कर देगा जिस प्रकार सोवियत रूस वाला नष्ट हो गया। 70 साल नहीं चला, 1917 से 90 तक तो खत्म ही हो गया, डिक्लेयर हो गया। 47 से 70 साल जोड़ लीजिए, इसका भी वही विखंडन होने वाला है। तो ये जो मैंने 20वीं सदी की भू राजनीति बताई, थोड़ी सी 21वीं सदी की बताई, इसमें भारत विश्व शक्ति के रूप में कैसे उभर रहा है भाई? तो भारत इस तरह उभर रहा है कि जिन्होंने भारत से नेपाल को अलग किया, वो नेहरू को, गांधी को, एंड कंपनी को जो ला के सीट पर रखा, बलूचिस्तान जाने दिया, पाकिस्तान बनाया, बाद में बांग्लादेश गया, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो भाई ब्रिटिशर्स और रशियंस के बीच का बफर था। अभी हम पढ़ के सुना रहे हैं, अभी समय है मेरे पास। तो तो 21वीं सदी में इन सब को भारत की जरूरत है। 2014 से भारत में नरेंद्र मोदी है, जिनको भारत के सामर्थ्य का बोध है, भारत के इतिहास का बोध है, भारत के राजसूय परंपरा का बोध है, भारत के चक्रवर्तित्व का बोध है। आपको लगेगा कौन से पुराने जमाने की बात कर रही है भारत के चक्रवर्तित्व की? ये देखिए, इंडिया एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री लिखने वाले दिलीप के चक्रवर्ती, लेकिन छापने वाला कौन है? छापने वाला ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा। ये इसमें पुस्तक है, इंडिया एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री। और बात कर रहे हैं भारत के चक्रवर्तित्व, राजनैतिक परंपरा की,
अरे कौनो दिलीप जी लिख दे, ऑक्सफोर्ड अगर परमिट नहीं करेगा, ठप्पा नहीं लगाएगा, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छप सकता है क्या? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस को भारत के चक्रवर्तित्व को स्मरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और ये पुस्तक कब छपी है? ये पुस्तक छपी है 1999 में, आज से 23 साल पहले। लिखने में 3-4 साल लगा होगा, पहले पूरा एजेंडा बना होगा, यानी 1990 के आसपास। क्यों जरूरत पड़ी? 2 को थामना है, किसको किसको? बल्कि उस समय 90 में 3 को थामना था, किसको किसको? एक ये आतंकवाद, ओसामा बिन लादेन वगैरह को खड़ा किया था अमेरिका ने, सोवियत रूस से अफगानिस्तान में जो घुस गया था उससे निपटने के लिए, और चीन से निपटने के लिए, और उस समय सोवियत रूस से निपटने के लिए। 21वीं सदी की जो भू राजनीति है, इसमें भारत का केंद्रीय महत्व। एक पुस्तक दिखाए, दूसरा द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, रॉबर्ट डी कैप्लान। ये कौन है? ये मैं निशान नहीं लगाई हूं इसलिए बता नहीं पा रही हूँ। पुस्तक है 2012 में छपी। अध्याय है अध्याय है 12, इंडिया जियोग्राफिकल डायलेमा। डायलेमा कुछ नहीं, अभी सुना रहे हैं, 4 लाइन पढ़ के सुना रहे हैं। एज द 2012 पब्लिकेशन का डेट। एज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना become great power rivals, the direction in which India tilts could determine the course of geopolitics in Eurasia in 21st century. ये ओपनिंग सेंटेंस पढ़ के मैं सुना रही हूँ। ये पहला 3 लाइन जो लाल निशान आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने पढ़ के सुनाया। इंडिया जिधर झुकेगा उधर मामला झुक जाएगा। इंडिया इन अदर वर्ड्स लूम्स एज द अल्टीमेट पिवट स्टेट। धुर्री है, इधर झुका, इधर इधर झुका, चाइना की तरफ जाएगा कि अमेरिका की तरफ? चाइना की तरफ कौन जा रहा था? सोनिया गांधी, राहुल गांधी अभी भी झुका हुआ है। मोदी जी नो क्वेश्चन, कैलाश मानसरोवर पर वापस हर हर महादेव होना है। फिर उसी पेज में रॉबर्ट कैप्लान, इसी पुस्तक को पढ़ रही हूँ। द अमेरिकन पॉलिटिकल क्लास हैज नो सच अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज। कैसी अंडरस्टैंडिंग? इंडियाज हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी सिंस अर्ली एंटिक्विटी constitute the genetic code for how the world looks from New Delhi. 2012 में अमेरिका के विदेश विभाग का स्कॉलर एंटिक्विटी की बात कर रहा है, एडी की बात नहीं कर रहा है, कॉमन एरा की बात नहीं कर रहा है। एंटिक्विटी, महाभारत, रामायण या वेदों का काल। क्या कह रहा है? इंडिया हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। खास बात, भारत के ओपिनियन मेकर, डिसीजन मेकर, पॉलिसी मेकर ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल भूल गए। और हिस्ट्री कौन सा? जो अनपढ़ों ने लिखा। दुष्ट होना उनका छोटा था, अनपढ़ होना बड़ा था। सिंस एंटिक्विटी कॉन्स्टिट्यूट, भाषा देखिए, द जेनेटिक कोड। जेनेटिक है कोड, बदल नहीं सकता है, चाहे कांग्रेस पावर में आए, आगे आएगा, चाहे कोई पावर में आए। ये भारतीयों के जीन में है, ये भारत के शासकों के जीन में है, ये भारत के राजन्य वर्ग के जीन में है। फॉर हाउ द वर्ल्ड लुक्स फ्रॉम न्यू दिल्ली, भारतीय शासकों को दुनिया कैसे दिखती है। मैं 2-4 चीज पढ़ूंगी, पहले उसको पढ़ दूं। पृष्ठ, तो इसमें से थोड़ा और पढ़ूंगी, पहले मैं पढ़ रही हूँ पृष्ठ संख्या 236। द वेरी मैप ऑफ कुषाण डोमेन, कुषाण, कनिष्क, महाराज कनिष्क। द वेरी मैप ऑफ कुषाण डोमेन इज माइंड बॉगलिंग टू आवर मॉडर्न सेंसिबिलिटीज, overlapping as it does
फॉर्मर सोवियत सेंट्रल एशिया, पांचों स्थान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। केवल अमेरिकन नहीं कह रहा है, ये देखिए, ये कौन, सोवियत मध्य एशिया लिखने वाला दुष्ट कम्युनिस्ट राहुल सांकृत्यायन, कब लिखा है, 1949, छापने वाला किताब में बता रहा है ये पांचों स्थान पूरी तरह भारतीयों से, हम पढ़ेंगे नहीं या पढ़ देंगे जल्दी से। The very map of Kushan domain is mind-boggling to our modern sensibilities, overlapping as it does former Soviet Central Asia, Afghanistan and Pakistan, and much of northern India's Gangetic plain. कुशान महाराज कनिष्क के साम्राज्य को याद कर रहा है। अगला, it also constitutes a single lesson in the fact that current borders may not necessarily indicate the last word in the political organization of Central and South Asia. और कितना साफ कहेगा भाई, सब मेल्ट कर रहे हैं। इसके और पहले ये जहां शुरू किया पेज 236 पर, ऊपर 3-4 लाइन कहता है, द मौर्यंस, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक वगैरह को, the Mauryans demonstrated the potential for a single state to employ geographic logic over a vast area for quite some time. भारतीयों सुनो, अमेरिकन सुनो, रशियन सुनो, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सुनो, मौर्यों का साम्राज्य कहां से कहां है, अशोक यूनान से लेकर चीन तक उसके लाट है। अशोक के लाट है कि किसके लाट है, पिलर्स है, इंस्क्रिप्शन है, ये बहस का विषय है। लेकिन हम भारतीयों को तो पता है, मेरे नरेंद्र को पता है, मौर्यंस के पहले अनेकानेक चक्रवर्ती हुए हैं और महाराजा हुए हैं, और इनको जानने के लिए महाभारत और हरिवंश पुराण को देखो। अब फिर एक चीज ये कह रहा है, हिस्टोरियन बट, ये पृष्ठ संख्या 232, सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ। हिस्टोरियन बर्टन स्टीन नोट्स अ मैप ऑफ इंडिया थ्रू द मिडीवल एरा, अभी एंशिएंट, अभी मैंने पढ़ा, उसके पहले मिडीवल एरा would have extended into parts of Central Asia and Iran. ईरान भी भारत है, अभी और आगे सुनते जाइएगा। फिर नीचे समझा रहा है, इंडिया एंड साउथ ईस्टर्न अफगानिस्तान आर ऑब्वियस बिकॉज ऑफ दियर कॉन्टिन्यूटी, ये पूरा उसका ज्योग्राफी बता रहा है। Yet those between India and the Central Asian steppe land and between India and the Irani plateau are equally profound. आगे ज्योग्राफी में बताएगा, इंडिया ज्योग्राफी इज इटसेल्फ सटल। ओ नई दिल्ली में बैठने वालों, ओ मीडिया हाउसेस वालों, का प्लान तो पढ़ लो। पृष्ठ संख्या 233, इंडिया ज्योग्राफी इज इटसेल्फ सटल, particularly in the northwest, Paschimottar, telling a different story than the map reveals at the first glance. और इसके पहले कह रहा है पृष्ठ 233, and so the key to understanding India is the realization that while as a subcontinent, India makes eminent geographical sense. ये अभी कुछ दिन पहले मेरे बचपन में हम लोग उपमहाद्वीप पढ़ते थे। ये जो ज्योग्राफी है उपमहाद्वीप की, इट मेक्स इमेंस पॉलिटिकल सेंस। चक्रवर्तियों का स्मरण आर्कियोलॉजी के आधार पर, अभी और बता रहे हैं। फिर बहुत सी चीजें छोड़ देते हैं, थोड़ा जल्दी पढ़ रहे हैं। हाँ, The descent from Afghanistan to the Indus River, अफगानिस्तान से सिंधु नदी की तरफ जो ढलान है,
which runs lengthwise through the middle of Pakistan, is exceedingly gradual, so that for millennia similar cultures occupied both the high plateau and the lowland riverine plains, whether Harappan, Kushan और उसके बाद टर्किक मुगल वगैरह कह रहे हैं। कोई विदेशी आक्रमण नहीं है, ये सब भरत क्षेत्र है, ये महारानी गांधारी का नैहर है, मायका है। फिर कह रहा है, एक किसको याद कर रहा है, एक स्कॉलर है एंड्रे विंग, कह रहा है द फ्रंटियर ऑफ अल हिंद, the frontier of Al-Hind calls the whole region from eastern Iran to western India. रॉबर्ट कैपलान 2012 अमेरिका के विदेश विभाग का राइटर है। फिर कह रहा है ये जो सिंधु नदी है ये हमारी सीमा नहीं है, ये जो हड़प्पा और मोहनजोदारो की जो खुदाई हुई है जिसके आधार पर ये भी है, both alongside the Indus in Upper Sindh, so that the Indus, rather than a border differentiating the subcontinent from Inner Asia, constituted the heart of a civilization in its own right. ये मध्य से गुजर रही है। अभी सरस्वती नदी की कहानी तो और अद्भुत है, इसने नहीं बात किया है। अब इसको छोड़ के हाँ, पेज 235, द आइडिया ऑफ इंडिया। अभी तो इस संस्कृति, भाषा, कल्चर नहीं, द आइडिया ऑफ इंडिया एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, जिसकी बात मैं करने जा रही हूँ। द आइडिया ऑफ इंडिया एज अ पॉलिटिकल एंटिटी कन्फॉर्मिंग विद द ज्योग्राफी ऑफ साउथ एशिया, पृष्ठ संख्या 235। ये जो ज्योग्राफी है इसकी एक पॉलिटी थी, ये एक पॉलिटिकल यूनिट है, ये कोई सांस्कृतिक, और सांस्कृतिक शब्द का अर्थ क्या होता है? हमारे यहाँ तो शब्द धार्मिक है, धर्म है तो अर्थ है, अर्थ है तो राज्य है, राज्य है तो कला है, संगीत है, नृत्य है, मुद्रा है, स्थापत्य है, शिल्प है, कविता है, कहानी है, चित्र है, भेषज है, भोजन है। गोविंद जी बोलते हैं भेषज, भोजन, भवन, भूषा, 5 चीज बताते हैं। इन 5 चीजों के आधार पर इस संपूर्ण क्षेत्र में भारत अपने आप को प्रतिबिंबित करता है। अगर आप भोजन देखें, इसी पुस्तक में आगे आया है, जो नान है, जो रोटी है, जो चिपटी सी रोटी है, जो तवा पर बनती है या तंदूर में चिपट के बनती है, इस संपूर्ण क्षेत्र में है। और भी बहुत भोजन के प्रकार। भूषा जो कपड़ा है, जो भवन के प्रकार है, जो स्थापत्य के प्रकार है। भेषज जो आयुर्वेद है, वो नृत्य के प्रकार, शिल्प के प्रकार से संपूर्ण विराट क्षेत्र जिसकी चर्चा ये कर रहा है, कौन? 2012 में ये क्षेत्र भारत क्षेत्र है। क्यों? पॉलिटिकल एंटिटी है। क्यों? चक्रवर्ती राजा हैं। और वो पुस्तक मेरे हाथ में नहीं है, जो उस पर बाद में बात करते। और भारत वो सब दुनिया का सबसे बड़ा स्वाभाविक राष्ट्र है। कितना बड़ा? इन छाओं से बड़ा नहीं, ये छाओ तो आर्टिफिशियल है, 19वीं में बने हैं, 20वीं में बने हैं, ये मेल्ट डाउन कर जाएंगे। रूस, चीन, ये तो 20वीं के हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है ही नहीं। ब्राजील से पूछो, आपका कभी था क्या कभी कुछ ब्राजील नाम की कोई चीज? ये तो आर्टिफिशियल है, ये मेल्ट कर जाएंगे। ये जो भारत क्षेत्र है ये इतना बड़ा है। कितना बड़ा? ये एंगस मेडिसन आधा अनपढ़ आधा पगला, लेकिन फिर भी ये कहता है 0 AD से 16वीं 17वीं तक भारत बहुत बड़ा है।
और इसके साथ लाके खड़ा कर देता है चीन को। अरे कौन सा भारत? ये 15 अगस्त 1947 वाला भारत 33% दे रहा है, 36% दुनिया का जीडीपी दे रहा है। दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी एंगस मेडिसन के अनुसार 0 एडी से 15वीं 16वीं शताब्दी तक भारत है। कौन सा भारत? ये 15 अगस्त वाला भारत कि 14 अगस्त वाला भारत कि 1922 वाला भारत कि 1860 वाला भारत कि महाराजा रणजीत सिंह वाला भारत? इसमें कहीं आया? हम जल्दी जल्दी अब कर रहे हैं, समय खत्म होता दिख रहा और नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं निवेदन करूंगी इस पुस्तक का ये 12वां अध्याय पर एक मेरा भाषण निधीश जी अलग से करवा दें, और एक इसी व्यक्ति का मानसून एक पुस्तक है, और इसी व्यक्ति का एक पुस्तक है एशियाज कॉल्ड्रॉन, जिसमें वो याद कर रहा है चंपा। भारतीयों को पता ही नहीं होगा चंपा कहाँ है। वो अमेरिकन कह रहा है कि मैं प्रीफेस में लिख रहा है, मैं वो हेडिंग दे रहा है चंपा, वियतनाम इसका नाम बदल कर दिया गया है, रूइंस ऑफ चंपा। तो उसमें क्या याद कर रहा है? विराट नटराज, नर्तकियों की लाश से मुद्राएं, वो याद कर रहा है उमा जगदम्बा को, उमा पार्वती को, वो याद कर रहा है इंद्र को, और ये याद करके कह रहा है मैं जानबूझ के याद कर रहा हूं क्योंकि भारत चंपा तक है। कहां से? लाल सागर से। लाल सागर से चंपा तक भारत है। मैं पेज संख्या अगर ढूंढ पाऊं, हाँ ढूंढ लिया। ये पुस्तक मानसून, ये भी रॉबर्ट कैपलॉन 2011 में छपी है। ये कह रहा है पृष्ठ संख्या 57, इसी से पढ़ रही हूं। एवरीथिंग बियॉन्ड द केप ऑफ गुड होप, या अफ्रीका के नीचे वाला जो केप ऑफ गुड होप कहते हैं, एवरीथिंग बियॉन्ड द केप ऑफ गुड होप फ्रॉम स्वाहिली कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका to Timur in archipelago Indonesia was called India by Portuguese। या तो इंडिया कहते थे या स्टेट ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल जो ये कह रहे हैं ना, the idea of India as a political entity conforming with the geography of South Asia। तो ये कह रहा है indeed the entire sprawling east was referred to as Indies or the lands of India। कब? 15वीं शताब्दी, 15वीं नहीं, 1492-98 में द्वारा, 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं, ये आज भी 20वीं 21वीं इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ये हमारा लेक है। फिर आगे ये कहता है, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, ये कहता है कि ये सब भारत है। तो खास बात है, हम बार बार है शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लोग कहेंगे था जी पहले, था जी पहले, नहीं। 19वीं 20वीं शताब्दी की मैं बात कर रही हूँ, और 21वीं शताब्दी में अमेरिका, ऑक्सफोर्ड, यानी जिन्होंने 20वीं शताब्दी में विखंडन, राज्य के विखंडन का खेल खेला, वे 21वीं शताब्दी में एक विराट भारत को तलाश रहे। तो 21वीं सदी में भारत विराट क्यों भर रहा है? केवल इसलिए नहीं कि ये तलाश रहे हैं, इसलिए 3 4 5 चीजें और बता दे। अच्छा पहले इसी को बता दे, इसलिए तलाश रहे हैं, इनको, इनकी औकात नहीं है, औकात शब्द में इस्तेमाल कर रही हूं, इनका सामर्थ्य नहीं, इनका किनका? यही गोरों का, यूरो अमेरिकन पावर का सामर्थ्य नहीं है स्वयं के दम पर विस्तारवाद यानी कम्युनिज्म और आतंकवाद, टेररिज्म, इसको इस्लाम कहना मूर्खता है, मूर्खता है, मूर्खता। मुसलमान बचे कहाँ हैं जी? ये सब के सब सूडो मुस्लिम्स हैं जिनको कुरान में भयंकर सजा देने को कहा है। ये शाहरुख खान जो नंगा नाच रहा, अभिनय करने को अल्लाह के खिलाफ वो कहा गया है, क्राइम अगेंस्ट अल्लाह।
और इसको हदूद गुनाह कहा गया है। तो ये मुनाफिक है। यानी वे टेररिज्म से और कम्युनिज्म से निपटने के लिए यूरो अमेरिकन पावर को भारत की आवश्यकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो ये एंगस मेडिसन कह रहा है, जब तक भारत अपने स्वाभाविक विराट क्षेत्र में था, दुनिया में शांति का ठेका था, मानवता का ठेका था, अन्न की सप्लाई का भारत का ठेका था। भारत अकेला बड़ा स्वाभाविक राष्ट्र है। अनेकानेक अन्य छोटे स्वाभाविक राष्ट्र भी हैं, अनेक हैं। अकेला बड़ा स्वाभाविक राष्ट्र है जो मित्र है। अन्य छोटे छोटे राष्ट्र भी मित्र हैं, लेकिन ये जितने अस्वाभाविक राष्ट्र हैं, ये कलहशील और नष्ट होने वाले हैं, क्योंकि कलह के साथ ही ये बने हैं। 2 कारण। और तीसरा कारण जो हम 5 मिनट है जल्दी से कर रहे हैं, जो हम भारतीयों को याद रखना है, अरे हमारी इकोनॉमी ऐसी है, वो अमेरिका तो इतने आगे है, इतने ट्रिलियन बिलियन का है, और चाइना तो इतने ट्रिलियन बिलियन का है, हम तो इतने पीछे हैं, हम कभी सोने की चिड़िया थे जिसको लूट लिया। अनपढ़पन, अनपढ़पन और अनपढ़पन। भारत नेट इंपोर्टर ऑफ बुलियन रहा है 19th सेंचुरी में। 1757 के पहले भारत से पाव भर सोना, 250 ग्राम सोना भी भारत की राजनीतिक सीमा के बाहर नहीं गया है। 1757 के पहले, 1757 से 1760 में भारत का एक प्रांत बंगाल, बंगाल के 3 जिले, 3 जिलों का एक टैक्स, लैंड टैक्स को वसूलने का काम दिया गया था पुरस्कार में, बख्शीश में ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वो लफंगा था। तो वो ट्रेजरी में जमा करने की जगह 3 साल का लैंड टैक्स इंग्लैंड ले गया। इंग्लैंड का टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल डबल हो गया। इट वाज मैसिव लूट। लेकिन भारत के लिए क्या था भाई? इट्स अ स्मॉल इनसिग्निफिकेंट सम। 1% वो इसी का है, एंगस मेडिसन का ही है। बहुत 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 लूटा, लेकिन वो बहुत बहुत कितना है? 1947 में ब्रिटेन भारत का कर्जदार है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दोनों में वॉर सप्लाई का पेमेंट न करने के कारण हमारा मोदी सरकार केवल सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पेमेंट वसूल ले, जिसके कारण सुभाष बाबू को वॉर क्रिमिनल घोषित किया गया, जिसके कारण नेहरू और गांधी को आर्बिट्रेरली, इलीगली भारत का शासन हाथ में थमाया गया, उस स्टर्लिंग बैलेंस को अनदेखी करने के। तो ये जो भारत है, जो स्वाभाविक राष्ट्र है, यही स्वाभाविक राष्ट्र स्वाभाविक इकोनॉमिक यूनिट भी है। 2 मिनट में खत्म कर रही हूं। दुनिया का लार्जेस्ट प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मिनरल्स एक्सेट्रा, दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कौन सा? भारत। नॉर्मल बड़ा, यहां से इतना बड़ा सब, जिसका वर्णन ये लोग कर रहे हैं, पूरा पढ़ के सुना नहीं पाए हैं। दुनिया का लार्जेस्ट टर्शियरी सेक्टर है। फाइनेंस, बैंकिंग, ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन, सब कुछ में लार्जेस्ट लार्जेस्ट लार्जेस्ट। ये जो छोटा वाला है, इसके तो इधर भी एनिमी स्टेट खड़े किए गए। पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश हुआ, फिर कम्युनिस्टों को हमारे बॉर्डर पे लाया गया। ये कह रहे हैं कि भाई भारत का चीन से क्या लेना देना? भारत और चीन कब पड़ोसी थे? भारत और चीन में कब लड़ाई हुई? चीन कब विस्तारवादी था? चीन तो सदा मार खा के बेचारा भरतवंशियों का गुलाम रहा है। किसका किसका?
मंचूरिया का, मंगोलों का, तुर्कों का, हूणों का, तिब्बतियों का, और जिन्न पिन्न जिया शिया, पता नहीं कितने सारे नाम है। युवान, अरे मंगोल युवान कह रहे हैं, युवा को ना स्वामी रामदेव जी अभी भी युवा नहीं कह के युवान कहते हैं, ये उच्चारण है। ये पुस्तक है जो मैं चंपा वाला बता रही थी, एशियाज कॉल्ड ऑन। ये जो प्रीफेस है, प्रोलॉग, इसमें ये बात कर रहा है द रूइंस ऑफ चंपा की। ये पुस्तक छपी है। ये तो इसमें इतने विस्तार से कह रहा है कि भारत का स्वाभाविक क्षेत्र क्या है, 2015। और एक पुस्तक और है, शायद 2018 में छपी है, ये मानसून वाली शायद। खैर जो भी है, जैसे जैसे साल बीतता जाता है, एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा, स्कॉलरशिप नहीं, किसी को स्कॉलर मत कहिए, इनको केवल लेखक कहिए, जो अपने एजेंडा के हिसाब से अनपढ़पन से लेखन करते हैं। इनमें जो सबसे अच्छा है हमारे लिए और जो सबसे बुरा है हमारे लिए, सब के सब अनपढ़ हैं। ये मैं पूरे मतलब जिम्मेदारी से कह रही हूँ। खैर, तो सार कंक्लूड कर रहे हैं। 21वीं सदी की भू राजनीति में उभरता भारत, विराट भारत। क्यों? 20वीं सदी में केवल भारत नहीं, संपूर्ण विश्व में अनेकानेक आर्टिफिशियल स्टेट आए। भारत की में अनेक स्टेट खड़े किए गए जो एनिमी स्टेट थे। क्यों? भारत के सामर्थ्य को थामे रहने के लिए। 21वीं सदी में ये सब आर्टिफिशियल केवल हमारे अगल बगल, हमारे घर के भीतर वाले नहीं, दुनिया भर में ये मेल्ट करने वाले हैं। नेचुरल सीमाएं आने वाली हैं और यूरो अमेरिका और दुनिया के अन्य शक्तियों को, अन्य एंटिटीज को, छोटी शक्तियां, बड़ी शक्तियां या कमजोर भी हैं, उनको भारत के मैत्री की आवश्यकता है। 2 बात। तीसरा बात, जो ये वहम फैला दिया गया है कि भारत, वो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं कि भारत को कोई सोने की चिड़िया थी जिसको लूट लाट ले गए। कोई लूटा लाटा नहीं, अपना अपना जिसको कहते हैं पॉकेट मारी टाइप काम कई लोग किए। और बेचारे जिनको मुसलमान कह के गाली देते हो, वो तो भारत के बाहर कोई गया ही नहीं। ना अकबर गया, ना शाहजहां, ना जहांगीर, ना औरंगजेब, ना वो तुगलक गया, ना वो लोधी गया, ना वो शेर शाह सूरी गया। तो तुम्हारा सोना ले कौन गया भाई? और जो गजनी वाले मोहम्मद की कहानी तुम लोग गढ़े हुए हो, वो बेचारा गजनी तो अफगानिस्तान भारत है जिस पर महाराजा रणजीत सिंह का 19वीं शताब्दी में राज्य है। और उसकी भी जो गढ़ी हुई कहानी है, उसमें वो रेगिस्तान में मर खप गया, किसी तरह सांस सूस लेते हुए गया है, वो अलग है। तो भारत का जो विराट सामर्थ्य है, इकोनॉमिक सामर्थ्य, भारत का जो विराट सामरिक सामर्थ्य है, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, बहुत दिनों से आज तक, एक आंकड़ा आया है, किसी अंग्रेज का है, स्कॉलर नहीं, लेखक का है, कि 20% एडल्ट मेल पॉपुलेशन भारत में 19th सेंचुरी का आंकड़ा है, अर्न्स हिज लाइवलीहुड थ्रू मिलिट्री काइंड ऑफ, आयुध जीवी है, आर्म से अपना लाइवलीहुड लेता है। 20% एडल्ट मेल पॉपुलेशन, आज के दिन हिसाब कर लो, 20% कई करोड़ बैठेंगे। खैर, तो वार हार्डेंड इकोनॉमी है, युद्ध की अद्भुत जिजीविसा है। हमारे दोनों महाकाव्य रामायण और महाभारत युद्ध काव्य है। सबसे सुंदर कांड वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में सुंदर कांड है, जिसमें लंका दहन होता है, राक्षसनियों का गर्भ गिरता है और भगवान कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं शस्त्र धारण करके पापियों के नाश के लिए। तो समर में, अर्थ में, राजनीति में भारत अकेला देश है, विराट देश है। छोटे और भी स्वाभाविक देश है जहां पर शुक्र नीति है तो विदुर नीति है। देवर्षि नारद चले आते हैं युधिष्ठिर को
ज्ञान देने के लिए राजनैतिक ज्ञान, कूटनैतिक ज्ञान, गुप्तचरी का ज्ञान और राजसूय संपन्न करना, यानी चक्रवर्तित्व संपन्न करना। और चक्रवर्तित्व बतिया के नहीं संपन्न होता, सेना चलती है, चतुरंगड़ी सेना। नमस्कार। तो इस 21वीं शताब्दी में भारत उभर रहा है। बाधा अगर कुछ है तो सामान्य भारतीयों की नहीं, ओपिनियन मेकर, पॉलिसी मेकर और डिसीजन मेकर का भूल जाना, स्मृति भ्रंशता, उसकी भी कोई चिंता नहीं है। ये जो एजेंडा बेस्ड अमेरिकन हैं, इजरायली हैं, जापानीज हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, रशियन भी इस समय हैं, अंग्रेज हैं, ये सब डंडा मार मार के पॉलिसी मेकर, डिसीजन मेकर, ओपिनियन मेकर को बता देंगे, देखो तुम कितने विराट हो, आओ और अपने भूमि के स्वामित्व को ग्रहण करो। और इसमें केंद्रीय भूमिका है मेरे नरेंद्र की, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। नमस्कार। और जिस केंद्रीय भूमिका की दीदी आप बात कर रही हैं, इसी केंद्रीय भूमिका पर एक बहुत विशेष कार्यक्रम पिछली जम्बू टॉक्स कॉन्फ्रेंस 2021 में किया गया था, नरेंद्र होने का अर्थ। इस विषय को, इस जो चर्चा हुई थी, इस चर्चा को भी मैं आज के कार्यक्रम के अंत में एक छोटे बॉक्स में आप देख पाएंगे। उस कार्यक्रम से आपको सीधा लिंक करेंगे हम लोग, आप देख पाएंगे। बहुत विशेष कार्यक्रम था वो, इसे देखिएगा। और मेरा आपसे एक बार फिर कहना है कि 2036 तक, ये दीदी ने ही खुद कई बार कहा है, 2036 तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं हैं। और ये देखिएगा, उनका नहीं जाना बहुत लोगों के मनों पर सांप डोलाएगा। और जो लोग इस चिंता में कुपित हुए चले जाते हैं, परेशान हुए चले जाते हैं कि मुझे एक सपना आया और सपने में ऐसा लगा कि अब तो हिंदू समाज का कोई जो है वो साथी रहा नहीं है, वो परेशान हो गया है, वो समस्याग्रस्त हो गया है, वो तो बस दुनिया से चला ही जाने वाला है, हिंदू तो अब म्यूजियम में रखा जाएगा, ऐसी ऐसी बातें जो बोलने वाले निरा मूर्ख जो लोग हैं, उनको मैं इसके अलावा कुछ और नहीं कह सकता। वो देखेंगे 2036 तक भारत कहां पहुंचता है, कैसे भारत की राजधानी दिल्ली से अयोध्या पहुंचती है, दिल्ली से अयोध्या तक कैसे राम राज आता है, और 1947 के बाद में 2047 तक एक बार फिर अमृतकाल में कैसे जम्बू द्वीप हमारी आंखों के सामने साकार होता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मोदी जी 5 बार प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे, लगातार जी 5 बार। बिल्कुल, वो 2036 पूरा हो जाता है। 2036 का मतलब है 5 बार उनकी शपथ पूरी हो गई। उसके बाद में योगी आएंगे या कोई और, हमें नहीं पता, लेकिन वो कहीं नहीं जाने वाले। और भारत का परचम ऊपर रहेगा, ये भगवा झंडा ऊंचा रहेगा, ये तिरंगा ऊंचा रहेगा। और हम भारत का मानचित्र दुनिया के नक्शे पर छाएगा, कैसे छाएगा हम सब लोग देखेंगे। थोड़ा थोड़ा योगदान हम सबको अपने अपनी तरीके से करना होगा। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, चल सकते हैं तो चलिए, दौड़ सकते हैं तो दौड़िए, लिख सकते हैं तो लिखिए, तन से, मन से, धन से, जिस तरह से आप योगदान कर सकते हैं करें। लेकिन आप ऐसा कुछ करें कि आपको लगे कि आपने जीवन व्यर्थ नहीं किया, इस देश और धर्म के लिए आपने भी कुछ तो आहुति अर्पित की है। ये पहला सत्र था हमारे जम्बू टॉक्स कॉन्फ्रेंस का, जो अभी पूरा हुआ। 21वीं सदी की भू राजनीति में उभरता भारत, ऐसे 29 सत्र आपको और आने वाले हैं। लगातार आपसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों से एक बार फिर निवेदन, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करें, शेयर करें। और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो आर्थिक सहयोग प्रदान कर, हमें धर्मांश अर्पित कर, हमें हमें सशक्त अवश्य बनाइएगा। प्रणाम दीदी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।